नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के चुनाव तो चलिए हो गए, लेकिन जैसा कि हम आपको शुरू से बताया, हमारे लिए कर्मचारी महत्वपूर्ण है। तो रेलवे के चुनाव तो हो गए, लेकिन अब आगे क्या है। हमारे साथ बीसी शर्मा जी है, जिनको कि आप जानते ही हैं, फिर भी परिचय के लिए बताता हूँ। बीसी शर्मा जी NFIR, जो कि रेलवे का दूसरा बड़ा मान्यता प्राप्त संगठन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, उसके वाइस प्रेसिडेंट, और जो नॉर्दर्न जेन में जो उनका जो URMU, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और जीत की आपको बहुत बधाई। धन्यवाद सर, तो साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि रिजल्ट में जो दोनों संगठन थे, जो AIRF और NFIR, दोनों संगठनों ने मान्यता हासिल कर ली है चुनाव में। तो सर, अब जीत तो हो गई फिर से, अब आगे क्या है कर्मचारियों के लिए? आगे जो पेंडिंग डिमांड्स है, जैसे सबसे पहले ये है कि जो NPS को रद्द करने का हमारा इशू है, अभी भी अलाइव है कि NPS की जगह जो OPS में बेनिफिट मिलते हैं वो मिलने चाहिए, जिसको गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से UPS नाम दिया है। हमने उसके अंदर जो अनॉमलीज है उसको पॉइंट आउट किया हुआ है, गवर्नमेंट को भी भेजा हुआ है। अब जब भी मीटिंग होगी उस पर डिस्कशन होगी। तो सबसे बड़ी मांग ये है, नंबर 2, कि अभी 9 साल होने जा रहे हैं, 55% 53% महंगाई भत्ता हो गया। अभी जनवरी में भी ड्यू होने वाला है। तो उसके अंदर जो वेतनमान है वो सारे उनके लिए जो है नए वेतनमानों की आवश्यकता है। तो उसके लिए भी मेमोरेंडम हम 24 अगस्त को प्रधानमंत्री जी को दे के आए थे। पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन भी हो रहे हैं 24 अगस्त यानी जो मीटिंग के दिन आप हाँ। तो पार्लियामेंट के अंदर मेंबर पार्लियामेंट भी क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया। जबकि हमारी इसमें डिमांड है, या तो आप परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी बना दो, जिस तरह मेंबर पार्लियामेंट के लिए बनाई हुई है। तो उस समय ये बार बार 8वां वेतन मान जो है उसको नियुक्ति करो, उसके अंदर आर्गूमेंट हो, फिर उसको 2 साल लगे, 1.5 साल लगे, तो उसमें टाइम लगता है। अब परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी उसी तरह बना दो, जिसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बुला दो, जो रिकॉग्नाइज फेडरेशन है वो अपना अपना रिप्रेजेंटेशन करेंगी, और भी कोई जो स्टाफ साइड से एसोसिएशन है वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उसके बाद जो है जल्दी इसकी रिपोर्ट आ सकती है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि इस बार पे कमीशन नहीं आ सकता है क्या? जो 7 में पे कमीशन ने रिकमेंड किया था कि इसको फार्मूला बना के, अब पे कमीशन की जरूरत नहीं था कि उसको वैसे भी ही कर सकती है गवर्नमेंट। अच्छा, लेकिन अभी गवर्नमेंट इस निर्णय पे पहुंची नहीं है, ये बहुत ही जरूरी है। इसी तरह भारत सरकार में जब से देश आजाद हुआ, कभी भी महंगाई भत्ता फ्रीज नहीं हुआ था। 60 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही, उस समय भी देश के ऊपर बहुत आपदा आई, चाइना का युद्ध हुआ, पाकिस्तान का युद्ध हुआ, लेकिन जो महंगाई भत्ते का फार्मूला NFIR ने बनवाया हुआ है, उसमें कभी जब भी ड्यू हुआ, इंडेक्स बढ़ा, महंगाई भत्ता मिला। हाँ, ये है कि उसको कैश ना देके उसको उसके प्रोविडेंट फंड में जमा कर देते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट टाइम है कोविड के नाम से इस सरकार ने 3 हमारी किस्तें जो फ्रीज की हुई है, वो बिल्कुल बेइंसाफी है। तीसरी जो लड़ाई हमारी वो है। चौथी लड़ाई है कि हमारे जहाँ से, क्योंकि क्वालिफिकेशन बढ़ गई है, नया युग आ गया है कि जो हायर ग्रेड की परसेंटेज है पोस्टों की बढ़नी चाहिए, जिसको हम कैडर स्ट्रक्चरिंग कहते हैं, दूसरे रेट में अपग्रेडेशन कहते हैं। तो उसके लिए भी कमेटी बनी हुई है, लेकिन उसकी एक मीटिंग हुई है, फर्दर उस पर कोई मीटिंग नहीं हुई है। उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा 84 को छोड़कर जितनी भी इन्होंने अपग्रेडेशन की है, उसके अंदर गया कि अपग्रेडेशन अगर 2% है, 2% मैचिंग सेविंग साथ में रखेंगे, जिससे स्टाफ में काम बढ़ता जा रहा है, स्टाफ में कमी आती जा रही है। वो फार्मूला भी ठीक नहीं है। तो इसी तरह चाहे टेक्निकल कैटेगरी है, कमर्शियल कैटेगरी है, ऑपरेटिंग कैटेगरी है, सब कैटेगरी के अंदर नई टेक्नोलॉजी से, नए सिस्टम से काम बढ़ा है, लेकिन पोस्टें कम हुई है।
पोस्टें नई सेंक्शन होनी चाहिए बिना मैचिंग सेविंग के। और जो हमारा रेलवे के अंदर एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा काज है कि कंट्रैक्टर को जो है नेचुरल रेगुलर नेचर का काम दे देना, उससे उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। क्योंकि रेलवे की वर्किंग दूसरी तरह की वर्किंग नहीं है कि केवल एक सिंपल रोड बनाना है या बिल्डिंग बनानी है, नहीं। रेलवे की चाहे वो ट्रैक बिछाना है उसके अंदर भी टेक्निकलिटी है, सिग्नल की हमने कुछ करना है वो भी टेक्निकलिटी है। तो इसलिए इंजन की मेंटेनेंस करना है, कोच की मेंटेनेंस, सारा टेक्निकल काम है। ठेकेदार को उसमें दे देना, सिर्फ उससे भ्रष्टाचार बढ़ा है और कुछ नहीं बढ़ा है। लेकिन टेक्निकल स्किल कम हुआ है, रिस्क ज़्यादा बढ़ा है, एक्सीडेंट ज़्यादा बढ़े हैं। इसके लिए हमारे रेल मंत्री जी जिम्मेवार हैं। उनको ये चाहिए, जो अभी ये एक अमेंडमेंट बिल 2024 लाए हैं रेलवे को, उसमें बहाना तो ये है कि हम जो है जी नई टेक्नोलॉजी करेंगे, ये करेंगे। बोर्ड के ऊपर जो है, बोर्ड को और 89 रेलवे एक्ट है उसको हम अमेलगामेट कर देंगे। उसके पीछे ये है कि बोर्ड की जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, अपॉइंटमेंट होती है, नॉन रेलवे ऑफिसर्स को उसके अंदर लाना, उस पर्पज से लाना कि जितना कितना और हम प्राइवेटाइज जो है रेलवे को कर सकते। ठीक है, जाहिर तौर पर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कर्मचारियों का मुद्दा अभी 8वां वेतन आयोग, 18 महीने का डीए, और आप बता रहे कि 7वें वेतन आयोग में इस बात का मतलब इशारा किया गया था कि वेतन आयोग की जरूरत आगे से नहीं है, तो वो क्या हो सकता है और आप लोग किस चीज के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं, जो नया फार्मूला बना ले, जो है फेडरेशन से डिस्कस कर लें। वेतन आयोग अगर नहीं है तो फिर वेतन आयोग बिठाना पड़ेगा, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब विसंगतियां आ जाती हैं, जब डीए बढ़ जाता है, डीए से जो पे का एक पार्ट है डीए, तो उससे स्केल बढ़ते हैं। तो स्केल बढ़ाने के लिए कोई ना कोई फार्मूला होना चाहिए, या तो परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी बनाओ या पे कमीशन बैठाओ, जो गवर्नमेंट को पसंद हो उसको जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। और इसी तरह जो हमारा काम बड़ा है, वंदे भारत आप हर जगह चला रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ की कमी को पूरा करना रेलवे का दायित्व है कि जहाँ जहाँ मेंटेनेंस हो, ऑपरेटिंग हो, कमर्शियल हो या एसएनटी हो, जहाँ जहाँ स्टाफ की शॉर्टेज है, जो रिक्वायरमेंट है, आपने यार्डस्टिक लेट डाउन किया उसको तो पूरा करो। यार्डस्टिक के अंदर LRRG का प्रोविजन होता है, वो भी नहीं है। तो इन तमाम डिमांडों को लेके इलेक्शन जो हमने जीता है उसके लिए फर्दर हम संघर्ष जो है सर, ये 18 महीने के डीए के मसले पर जो ARF, जो चूंकि आप दोनों बड़े संगठन और JCM में आप लोग ही जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे। उनके जो JCM के जो सेक्रेटरी है स्टाफ साइड के, उन्होंने कहा कि हम डिसएग्रीमेंट लेके बोर्ड ऑफ जो क्या कहते हैं उसको, क्या है, बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन जाएंगे। तो इसमें आप लोगों की कोई इस पे? देखिए, वो एक फार्मूला है नेगोशिएशन सिस्टम का। अगर नेगोशिएशन सक्सेस नहीं होती तो गवर्नमेंट के साथ स्टाफ साइड से डिसएग्रीमेंट होगा। अभी वो डिसएग्रीमेंट हुआ नहीं है, इसलिए नेशनल लेवल पे हम लोग लगे हुए हैं, इसको रिलीज करो। अगर वो रिलीज नहीं करेंगे तो हम डिसएग्रीमेंट करेंगे। तो वो कहते हैं दोनों जो भी मीटिंग होगी हम उसमें मांगेंगे, तो क्या आप लोग उसमें अगर वो नहीं मानेंगे तो उस पे हम चर्चा करने के बाद ये कहेंगे ठीक है, नहीं देना है तो आप डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड करिए। उसके बाद आर्बिट्रेशन अवार्ड में एक चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करिए। वो जो फार्मूला उसको हम अडॉप्ट करेंगे अगर इसमें हम सक्सेस नहीं होते। तो हम ये मान के चलें कि कर्मचारी संगठन 18 महीने के डीए पर जो है एकदम आर पार के मूड में अगर नहीं होगा तो आप डिसएग्रीमेंट, जैसा कि उन्होंने भी कहा और आप भी उसी। बिल्कुल, अगर नहीं मानेगी गवर्नमेंट तो हम जो है उसमें ट्रेड यूनियन एक्शन भी लेंगे, एजिटेशन भी करेंगे और डिसएग्रीमेंट करके हम डिमांड करेंगे कि आप जो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस को अपॉइंट करिए और एक आर्बिट्रेशन अवार्ड में जो फैसला होगा वो गवर्नमेंट उसको माने। तो सर, आज जो 8वां वेतन आयोग जिसका आपने कहा कि जो है ये नहीं, तो और कोई ऑप्शन आपको लग रहा है? ऑप्शन हमें लग रहा है यही है कि परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी का एक परमानेंट फार्मूला है, उसमें हमें पे कमीशन बिठाने की, जब भी महंगाई भत्ते का एक तरीका जो डिस्कशन में करेंगे कि जब महंगाई भत्ता 50% हो जाए उस समय या परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी उसको फंक्शन करे, दोनों को सुने, स्टाफ साइड को, लेबर को सुन के जो बढ़ सकता है उसको बढ़ाना चाहिए।
और सर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि अब यूपीएस के गजट को लेकर भी लोगों में बड़ा इंतजार है। तो आप लोग तो चूंकि कह रहे थे कि हमें यूपीएस तो ये है नहीं, आप तो ओपीएस अब आ गए थे, क्या इस पे अब क्या स्टैंड रहेगा अपना? देखिए, यूपीएस के गजट की इंतजार हम भी कर रहे हैं। पहले भी हमने कहा, जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं होती कोई रूल नहीं बनता किसी भी डिपार्टमेंट में। जब वो गजट नोटिफिकेशन होगी, उसके ऊपर जो भी फैसला आएगा, जो अभी अनाउंस किया है ये फैसला होता है, या गवर्नमेंट उसको अमेंड करके भेज देगी, क्योंकि हमें लगता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसमें अमेंड करेगी। अच्छा, आपको लग रहा है? लग रहा है, क्योंकि सब जगह से इसके लिए रिजेंटमेंट है, हर नए युवा साथियों में रिजेंटमेंट है, सब जगह है, ट्रेड यूनियन ने भी रिजेंटमेंट की है। तो उसके कारण ये गवर्नमेंट को भी मैसेज जा रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। अच्छा। तो मुझे उम्मीद है कि जो ऑलरेडी 10% कटता है उस पे जो है कोई डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, और जो पेंशन का है लास्ट का कि 50% या 50% होगा या एवरेज पे करेंगे, जो भी ये देखा होगा उस पे भी कुछ ना कुछ होगा। जो इसके अंदर 9 नॉमिनीज हमने अनाउंस किया है उसके अंदर सुधार होने की संभावना है, और तो नहीं सुधार होगा तो उसके लिए भी हम लोग उसमें एजिटेशन करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हो सकता है रेलवे में स्ट्राइक भी करनी पड़े, वो भी करेंगे। अंत में नहीं होगा तो डिसएग्रीमेंट इस पे भी करेंगे। अच्छा, इस पे भी डिसएग्रीमेंट करके हम ये कहेंगे कि ठीक है, आप आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है बिठाइए, और उसके ऊपर हम अपने आर्गूमेंट दें, गवर्नमेंट अपने आर्गूमेंट दे। तो ऐसा नहीं कि इस पर जो दोनों जो दो बड़े संगठन है वो डिफर कर जाए? तो नहीं, इसमें डिफर करने का मतलब नहीं है। जेसीएम का यही मतलब है कि पहले उसके अंदर जो जनरल इशू है उसके ऊपर एक डिसीजन पे पहुंचेंगे। हम आपस में डिस्कस करेंगे, जहां आपस में आप और एआरएफ वाले भी मतलब जो हैं उधर से वो एआईआरएफ है, इसमें डिफेंस और है, भी जो डिफेंस है, आपस में डिस्कस कर लेंगे। नहीं होगा तो इसके लिए भी हम जोर देंगे कि आप डिसएग्रीमेंट करिए, आर्बिट्रेशन अवार्ड बनाइए। अच्छा, तो यानी कि इस पर जो है जैसे ही ड्राफ्ट आएगा उस पर आप लोगों की बैठक होगी, फिर अगर मन मुताबिक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर तो ये तुम्हारी खास बातचीत यूआरएमयू के जनरल सेक्रेटरी और एनएफआईआर के वाइस प्रेसिडेंट बीसी शर्मा जी से, जो साफ साफ कह रहे थे कि रेलवे के चुनाव तो हो गए लेकिन अब जो उनके सामने आगे है वो कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग, 18 महीने का डीए और यूपीएस का मुद्दा तो है ही, जिस पर कि वो कह रहे हैं कि इन्हें भी बहुत मतलब बेसब्री से उस गजट का इंतजार है कि जिसमें सब कुछ साफ साफ होगा, सरकार उसमें अपने जो प्रस्ताव है वो साफ लिखा होगा, और अगर वो उनके मन अनुकूल नहीं हुआ तो आपस में बात कर वो फिर उस पर डिसएग्रीमेंट भी मांग सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। सर बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।